जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल द गुरु एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम फिर अपने एक नए टॉपिक के साथ वापस आ चुके हैं। कक्षा 10वीं के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हालांकि ये टॉपिक दिखने में बहुत ईजी है, लेकिन ये थोड़ा पेचीदा टाइप से है और ये काफ़ी लंबा भी है। तो आज हम इसको अपने आसान शब्दों में करने का प्रयास करेंगे और मुझे आशा है कि आज आपको ये वीडियो देखने के बाद दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम चालू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। तो ये क्या होता है? जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारकों से एकल उत्पाद का निर्माण होता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जिस भी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक क्या होते हैं? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अभिक्रिया करते हैं। तो जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाएंगे, केवल कितने उत्पाद? एक उत्पाद बनाएंगे, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए दीवारों पर चूने से सफेदी करना। जो चूने को जब पानी में डाला जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। जरा देखते हैं इस रिएक्शन को। यहाँ पे हमने क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जल में मिलाया और बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे दो अभिकारक हैं, कितने? पहला, दूसरा, और बना रहा है कितना? एक। तो ये क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। वैसे ही देखिए, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, दो उत्पाद हो गए और दो अभिकारक हो गए और मिलके एक बनाया है। तो ये क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। आगे और देखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे भी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला आता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें कोई अकेला अभिकारक टूटकर दो अलग अलग उसमें टूट जाता है। एग्जाम्पल के लिए, ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? यह तीन प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन। जैसे सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है, इन दोनों को जब हल्का सा ऊष्मा दिया जाता है या गर्म किया जाता है तो ये सिल्वर अलग, ब्रोमीन अलग, सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग, ये टूट टूट जाते हैं। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन। अगला है विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। इसमें क्या होता है? जैसे ऐसे अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विकारक उत्पादन करने जाते हैं। अगर हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन बनता है, जिससे क्या हुआ? दो जो जल है वो दो अलग अलग अणुओं में टूट गया। इस अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक अभिकर्षशील पदार्थ कम अभिकर्षशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। यानी कि इसमें जो अधिक अभिक्रियाशील रहेगा वो कम अभिक्रियाशील वाले यौगिक में से उसको विस्थापित कर देगा। जैसे यहाँ देखिए, लोहा ने आयरन ने यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। तो ये क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। अगला आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्या आता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी इसमें क्या होता है कि इसके आयन, जैसे ये Na2+ और ये SO4 2-, और इसके लिए
Ba2+ और Cl2 इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि ये चले जाएंगे इसके पास और ये चले जाएंगे इसके पास। यहाँ देखिए, ये सल्फेट था वो चला गया बेरियम के पास, और जो क्लोरीन था वो चला गया सोडियम के पास। ये कहलाता है द्विविस्थापन क्रिया। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए जो सल्फेट है वो चला गया है सोडियम के पास, और जो यहाँ से OH है वो चला गया है यहाँ H के पास। जैसे यहाँ यहाँ एक और एग्जाम्पल है, यहाँ से देखिए Cl चला गया है पोटेशियम के पास, और O चला गया है हाइड्रोजन के पास। यहाँ देखिए सेम इसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल हमने लिए हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। जैसे इधर देखिए, यहाँ पे HCl + Na2O है, जहाँ से Cl चला गया है सोडियम के पास और O चला गया है हाइड्रोजन के पास। एक और एग्जाम्पल है HCl + CO कैल्शियम ऑक्साइड जो बनाता है CaCl2 और H2O। यहाँ देखिए Cl चला गया कैल्शियम के पास और ऑक्सीजन चला गया है हाइड्रोजन के पास। तो इसमें क्या होता है, दो अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसके आयन उसके पास, उसके आयन इसके पास। ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया कि दो अभिकारक होंगे और दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है उपचयन अभिक्रिया। इसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। यानी किसी भी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो तो वो अभिक्रिया कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए, जब कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो जाती है। जैसे देखिए, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्या हो गया? उपचयन हो गया। कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, क्या कहलाएगा? उपचयन अभिक्रिया। या फिर जब हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ H2S में से हाइड्रोजन का सल्फर से हाइड्रोजन का नाश हो गया, तो हमने कहेंगे कि ये भी उपचयित हो गया। उसी तरह से यहाँ से भी, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है तो कहेंगे ये उपचयन अभिक्रिया है। और इसका विपरीत होता है अपचयन। अपचयन में क्या होता है? इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। जैसे कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन की वृद्धि हुई तो हमने कहा कि ये अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ से हाइड्रोजन की वृद्धि हुई तो हमने कहा अपचयन अभिक्रिया है। तो आपको ध्यान देना है अपचयन और उपचयन। उपचयन क्या होगा? उपचयन जहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का नाश हो, और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का नाश। ध्यान दीजिए फिर से, उपचयन और अपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास, और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का ह्रास। चलिए आगे देखते हैं। संक्षारण यानी कि जंग लगना, कोरोजन, विकृतगंधिता, जो ये सब उपचयन के ही प्रभाव हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है अभिक्रियाओं की गति। हर एक अभिक्रियाओं की गति अलग अलग होती है। उनके आधार पर भी दो तरह की अभिक्रियाएं होती है। एक होती है मंद अभिक्रिया और दूसरी होती है तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कई वर्ष, महीनों या दिन लग जाते हैं, उन्हें मंद अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनको कंप्लीट होने में, संपूर्ण होने में बहुत लंबा समय लगता है, कई दिन, कई महीने, कई वर्ष तक लग सकते हैं, उन्हें बोला जाता है मंद अभिक्रिया। जैसे लोहे पर जंग लगना। अगर आपके घर में लोहे के सामान होंगे तो आपने देखा होगा कि जंग लगने में बहुत समय लगता है, तो ये कैसे अभिक्रिया होगी? यह एक मंद अभिक्रिया होगी। कैसी होगी? मंद अभिक्रिया। ये देखिए लोहे पर जंग लगने का रासायनिक समीकरण, कि जब लोहे पर लोहा ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो Fe2O3.3H2O बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है तीव्र अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ ही सेकंड में पूरी जाती है, ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ ही सेकंड में पूरी जाती है उन्हें तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपूर्ण होने में कुछ ही क्षण, कुछ सेकंड का ही समय लगता है, उन्हें बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया। जैसे
यहाँ बहुत ही तीव्र क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिलता है तो लवण और जल बनाता है, और ये अभिक्रियाएं बहुत ही तेज होती है, कुछ ही सेकेंड में ये पूरी हो जाती है। अगला देखिए, अगला है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, अर्थात इनमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है तथा उत्पाद पुनः अभिकारक निर्माण कर लेते हैं। यह समान व्यवस्था पर समान रूप से चलती रहती है। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बन जाए, उन्हें कहते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, जिसमें क्या हो, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक, और ये प्रक्रिया चलती रहे। जैसे यहाँ देखिए, ये नाइट्रोजन है, ये 3H2O, ये बन गया अमोनिया, और ये वापस देखिए इसको इस तीर से दर्शाते हैं, इस तीर से। इसका मतलब है कि ये इस दिशा में भी है और ये इस दिशा में भी है। समझ में आया आपको? अगर कोई समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ये क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाएं जो एक दिशा में ही संपन्न होती है, अर्थात अभिकारक उत्पाद का निर्माण करते हैं परंतु उत्पाद पुनः अभिकारक का निर्माण नहीं कर पाते। जैसे कोई अभिकारक है, अगर वो एक बार उत्पाद बन गया तो दोबारा हम उसको वापस नहीं ला सकते, वो कहलाते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये अम्ल H2SO4, ये Na2SO4 और जल में बदल जाता है, और ये हम इसको वापस नहीं ला सकते। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये अम्ल लवण और जल में बदल गया, जिसको हम वापस पुनः अभिकारक में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया कार्बन और इसमें ऐड कर दिया ऑक्सीजन, कोयले को जलाना, क्या बन गया? ये CO2। ये क्या है? ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बार उत्पाद बन गया तो हम वापस इसमें अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं ये बहुत आसान है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था उपचयन और अपचयन, आपको याद है? बताइए जरा क्या होता है उपचयन? उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास। जबकि अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का ह्रास। तो अब जब ये दोनों प्रक्रिया एक साथ एक ही अभिक्रिया में हो तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। जो एग्जाम्पल के देखिए, जिंक कॉपर सल्फेट बनाता है जिंक सल्फेट कॉपर। यहाँ देखिए एक जगह ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और एक जगह ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो यहाँ पे एक जगह अपचयन हो रहा है, एक जगह उपचयन हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। सेम तरह से अगले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये हो गया उपचयन और ये हो गया अपचयन। दोनों अभिक्रियाएं एक साथ एक समीकरण में हो रही है, तो इसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अगला बहुत जरूरी है अवक्षेपण अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब हम दो विलयन मिलाएं और उनके मिलने से किसी ऐसे पदार्थ का निर्माण हो जो उस विलयन में या जल में घुले न घुले, अविलेय रहे और जाके नीचे तल में बैठ जाए, तो उस तल में बैठे पदार्थ को बोलते हैं अवक्षेप, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिस भी अभिक्रिया में किसी अवक्षेप का निर्माण हो, अवक्षेप माने ऐसा पदार्थ जो जल में न घुले, उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए कि जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के विलयन से मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है तथा सोडियम क्लोराइड बनता है, और ये जो बेरियम सल्फेट है ये एक अवक्षेप है, यानी कि ये ऐसा पदार्थ है जो जल में नहीं घुलता है और
जाके हमारे जो बर्तन है उसकी तली में बैठ जाता है। तो अभी हमने करीब 12 तरह के अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। अब बात आती है इनके रिवीजन करने की। तो हमने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं जिससे आपको थोड़ा रिकैप करने में आसानी होगी। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण और उपचयन एक ही है, यानी वैसे भी क्रियाएं जिसमें जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का नाश हो। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है जो टूट गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये ऑक्सीजन है जो बना के मिलकर बनाया, जैसे यहाँ पे CO प्लस O2 बनाया है, CO2। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए हो गया ये उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन। अच्छा, आप बताइए, क्या इस अभी रासायनिक समीकरण का एक और नाम हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब दो अभिकारक, ये रहा पहला अभिकारक और ये दूसरा अभिकारक, दो अभिकारक मिलके एक कल पदार्थ बना रहे हैं, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया भी है। ये हम कह सकते हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया भी है। जैसे अगला देखिए, अगला क्या है? कॉपर प्लस ऑक्सीजन बना दिया क्या? कॉपर कॉपर ऑक्साइड, माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ आप कॉपर ऑक्साइड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या है? कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया है? कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अतः यह एक उपचयन अभिक्रिया है। और हम कह सकते हैं यह संयोजन अभिक्रिया भी है, क्योंकि दो अभिकारक मिलके एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अगला देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला देखिए, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। यह भी एक उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। समझ रहे हैं आप? चलिए आगे देखते हैं। देखिए N2 प्लस O2 क्या बना दिया? नाइट्रिक ऑक्साइड। यह भी एक उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और इसका एक और नाम क्या है? वेरी गुड, संयोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बना रहे हैं। अगला देखिए, CH4 प्लस 2O2। यहाँ पर देखिए मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अतः एक उपचयन अभिक्रिया है। अगला देखिए, सोडियम सल्फाइड और H2O2 मिलकर बना रहे हैं सोडियम सल्फेट और जल। यह भी एक उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अगला देखिए, PbO2 में क्या बन रहा है? लेड ऑक्साइड प्लस O2। तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अतः एक उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन होने के लिए एक और स्थिति हो सकती है, जब क्या हो? हाइड्रोजन का निष्कासन हो, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि उपचयन क्या होता है? या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो। तो देखते हैं यहाँ जरा, देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड Cl2। यहाँ देखिए हाइड्रोजन की ह्रास हो रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन। कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। आगे बढ़े, देखिए मीथेन है और ऑक्सीजन है, क्या बना दिया? CO2 और H2O। यहाँ हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, अतः यह एक उपचयन अभिक्रिया है। देखिए HiMnO2 क्या बना रहा है? MnCl2, 2Cl2, 2H2O और Cl2। यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, अतः हम कहेंगे यह एक उपचयन अभिक्रिया है। देखिए इधर देखिए, मेथनॉल जो कि एल्कोहल है, इसमें क्या बन रहा है? CH2O और H2O। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, अतः यह एक उपचयन अभिक्रिया है। भूल जाते हैं आप लोग। चलिए अगला देखिए, Hi प्लस O2 क्या बनाया? जल और 2I2। यहाँ भी हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, अतः यह एक उपचयन अभिक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है? अपचयन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? अपचयन। इसमें क्या होता है? जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। कब होता है ऑक्सीजन का निष्कासन? देखते हैं।
देखिए यहाँ क्या है, जल प्लस कार्बन क्या बना दिया, CO प्लस H2O, CO प्लस H2, CO प्लस H2। तो ये क्या हो गया, एक अपचयन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया। अगला देखिए COO CuO प्लस C। देखिए यहाँ CuO प्लस C क्या बना रहा है, Cu प्लस CO। यहाँ से देखिए ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है, अतः एक उपचयन अभिक्रिया है। अगला देखिए Al प्लस Fe2O3 क्या बना रहा है, Fe प्लस Al2O3। यहाँ देखिए यहाँ Fe से ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ, अतः एक उपचयन अभिक्रिया। हम कहेंगे कि लोहा जो है, जो आयरन है, वो अपचयित हो गया है। CO प्लस O2 क्या बना रहा है, CO2। यहाँ से देखिए ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा था, यह एक अपचयन अभिक्रिया है। जब हाइड्रोजन का योग होता है, देखिए जब इथीन है, इथीन में क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो क्या बन गया, C2H6। जो C2H4 था, इसमें कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। यहाँ H4 था, यहाँ देखिए H6 हो गया, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, अतः यह एक अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब बताइएगा कैसे, कौन सा ये कौन सा है, बताइए। Fe लोहा और सल्फर मिलके बनाता है FeS आयरन सल्फाइड। बताइए कौन सी अभिक्रिया है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यह है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अगला देखिए Mg प्लस O2 क्या बना रहा है, MgO। ये कौन सी अभिक्रिया है, दो अभिकारक मिलके बना रहे हैं एकल उत्पाद। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन। और ये जो बाकी एग्जांपल है हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। हम इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। आप आराम से सॉल्व, इसको वीडियो को रोक के सॉल्व कीजिए, फिर हमें बताइएगा कि दिक्कत होता है तो। यहाँ देखिए 2PbNO3 लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड NO2 और O2 में टूट रहा है, एकल उत्पाद 3 भागों में टूट गया। ये कौन सी अभिक्रिया है, बिल्कुल सही जवाब, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। देखिए AgCl क्या बना रहा है, Ag प्लस Cl2, एकल उत्पाद टूट गया 2 भागों में। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वेरी गुड। अगला क्या है, AgBr। देखिए टूट गया है, एक ये वाला इसमें और एक और इसमें टूट गया है। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई एकल अगर टूट जाए 2 भागों में, वियोजन। 1 से 2 बन जाए तो वियोजन, और 2 से 1 बन जाए तो संयोजन। 1 से 2 बने तो वियोजन, और 2 से 1 बने तो संयोजन। अगला देखिए Zn H2SO4। इसमें क्या हुआ है, देखिए Zn चूंकि एक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, तो इसने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह खुद ले ली। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होने के लिए सबसे जरूरी चीज कि इस तत्व का अधिक अभिक्रियाशील होना जरूरी है। और इसके आपको कैसे पता लगाएंगे, तो आपको इसके लिए सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। काले नाग का मालिक आलू जरा फीका पकाता है क्यों। इसके बाद आता है AgAu और लास्ट में प्लेटिनम। जितना ऊपर हम जाएंगे उतनी अधिक अभिक्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको ये अकेला मिल जाए तो ये वाला इसको विस्थापित कर देगा,
और ये इसको विस्थापित कर देगा, ये इसको कर सकता है, ये इसको कर सकता है, और ये इसको कर सकता है। लेकिन ये कभी उल्टा नहीं चलता, यानी कि आयरन कभी जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, जिंक कभी एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, और ना ही कभी एल्यूमिनियम इसको विस्थापित कर पाएगा। यानी कि जैसे अगर हम आपसे कहें कि बताइए क्या आयरन पोटेशियम को विस्थापित कर पाएगा, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आयरन कम विक्रियाशील है। देखिए जैसे Fe प्लस Cu SO4 है, यहाँ देखिए Cu नीचे है, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे अधिक विक्रियाशील कौन है? Fe। तो वो क्या करेगा? Cu को विस्थापित कर देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। अगला वैसे देखिए, यहाँ जिंक है और यहाँ कॉपर सल्फेट है। जिंक ने क्या किया? कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह खुद ले ली। अगला देखिए MgCuSO4, यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे Mg भी था। तो Mg ने क्या किया? Cu को विस्थापित कर दिया, क्योंकि Mg देखो ऊपर है और Cu नीचे है, तो Mg अधिक विक्रियाशील हुआ, तो इसने क्या किया? Cu को विस्थापित कर दिया। अगला देखिए Pb और Cu, देखिए Pb Cu से ऊपर है, अर्थात Pb अधिक विक्रियाशील है, इसने क्या किया? कॉपर को विस्थापित कर दिया। NaHCl, Na तो देखिए कितना ऊपर है, ये सबसे अधिक विक्रियाशील है, तो इसने क्या किया? HCl से H को विस्थापित कर दिया और उसका आयन खुद ले लिया। आगे देखिए पोटेशियम, ये तो सबसे अधिक विक्रियाशील है, ये सबसे ऊपर यही आता है, तो इसने क्या किया? इसको विस्थापित करके उसकी जगह खुद ले ली। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो गाइज मैं एक बार आपको रिकैप दे देता हूँ जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। पहला हमारे पास था संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो वो कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। अगला है वियोजन। इसमें क्या होता है? एकल अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर दो बनाता है, वो क्या 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 कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। जिसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे यौगिक के आयन को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है, ये कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। अगला है द्विविस्थापन, जिसमें क्या होता है कि दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर आता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन क्या होता है? वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, वो क्या कहलाता है? उपचयन। अब अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन का ह्रास हो, वो क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। और जब ये दोनों अभिक्रियाएं, उपचयन और अपचयन, एक ही अभिक्रिया में एक ही रासायनिक समीकरण में हो, तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है कि जब भी दो विलयन मिलाएं, क्या मिलाएं? दो विलयन, और उनके मिलाने से एक ऐसा पदार्थ बने जो जल में न घुले, जल में अघुलनशील हो, वो क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। फिर किसी अभिक्रिया के गति के आधार पर दो अभिक्रियाएं होती है, एक मंद अभिक्रिया, एक होती है तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या होती है कि यदि कोई अभिक्रिया बहुत तेजी से हो, तो उसे कहते हैं तीव्र अभिक्रिया, जो कुछ सेकंड में आती है, जो कितने में? कुछ सेकंड में। और मंद अभिक्रिया क्या होती है? जिसको पूरा होने में, संपूर्ण होने में बहुत लंबा समय लगता है, जो कुछ दिन तक भी लग सकता है, कुछ घंटे, और कई बार तो कुछ साल तक चले जाते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना एक कैसे अभिक्रिया है? मंद अभिक्रिया है। कोई समस्या आपको यहाँ तक? अब बहुत से अभिक्रियाओं में ऊष्मा के आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अंतः ऊष्मा और एक होता है ऊष्माक्षेपी। इसमें क्या होता है कि यदि हमको किसी अभिक्रिया को संपूर्ण करने के लिए ऊष्मा देनी पड़े तो वह अंतः ऊष्मा है। अगर किसी अभिक्रिया से हमको ऊष्मा मिले तो क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आसानी से समझ में आया होगा। यदि हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
और इस तरह के वीडियोज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको कवर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।